पहले दिन से जब चुनाव शुरू हुए थे कि कहीं नहीं लग रहा था कि जो यूपीए की सरकार बनेगी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद ये वाला जो विषय है महिलाओं को पेंशन देने वाला या 1500 रुपये देने वाला है, ये खिसकता चला गया। विक्रमादित्य जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी उनका प्रचार करेंगे। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को यूँ तो सियासी हवा तैयार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने ये काम अन्य राज्यों के हिस्से डाला। प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हुए, इसलिए यहाँ चुनावी माहौल गरमाते गरमाते कुछ वक्त लगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए तपिश भी देखने को मिली और सियासी वार पलटवार भी जो है वो तेज़ होते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट पर शुरुआत से ही सभी की नज़र रही। कंगना रनौत को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो भाजपा के लिए ये एक अपर हैंड है और यहाँ पर भाजपा को जीत हासिल करने के लिए एज नज़र आ रहा है। लेकिन तभी विक्रमादित्य सिंह को चुनावी रण में उतारा गया और कांग्रेस भी वापस लड़ाई में लौट आई। अब क्योंकि यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और बम्पर वोटिंग मंडी में हुई है, 72% से ज़्यादा यहाँ मतदान हुआ है। मतदान होने के बाद अब क्या लग रहा है, हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भारद्वाज जी। प्रकाश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। प्रकाश जी, अब 72% मतदान हुआ और मंडी को लेकर अब हम क्या माने, ये जो ज़्यादा मतदान हुआ है किसके पक्ष में हुआ है और ये जो वोटिंग बिहेवियर रहा अलग अलग विधानसभा में मंडी संसदीय क्षेत्र के, इससे हम क्या समझ सकते हैं? देखिए अंकुश जी, जिस तरह से आपने बात कही कि मंडी संसदीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत अधिक रहा है, 72% से अधिक रहा है, तो मुझे लगता है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मत प्रतिशत अलग अलग रहा है, तो इसके मायने अलग भी हो सकते हैं क्योंकि मतदाता ने किस तरह से मतदान किया है और किस वर्ग ने किस तरह से मतदान किया है। तो ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे उसी समय पता चलेगा, लेकिन इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि प्रदेश सरकार की जो कारगुजारियां हैं 1.5 साल की, उसके तौर पर, क्योंकि जो चुनाव लड़ा गया है लोकसभा का वो हिमाचल प्रदेश के विषय में बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ और उनके तुलनात्मक दृष्टि से हिमाचल सरकार की क्या उपलब्धियाँ रही। और हिमाचल सरकार की उपलब्धियाँ, देखिए आलोचना तो हर सत्तारूढ़ दल की होती है, चाहे केंद्र सरकार की मोदी सरकार हो, उनकी भी आलोचना लगातार होती रही। उसी तरह से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, कांग्रेस सरकार है, तो इनकी आलोचना इसलिए अधिक हुई क्योंकि इन्होंने गारंटियों की बात कही थी विधानसभा चुनाव से पहले और उन गारंटियों को कहा था कि वो चुनाव जीतने के बाद उनको लागू करेंगे। अगर बात की जाए महिलाओं की गारंटी से मैं बात करूँगा, सबसे पहले शुरू करूँगा, तो कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रत्येक महिला को 1500 रुपये जो मासिक दिए जाएंगे, सम्मान राशि दी जाएगी या पेंशन बोल लीजिए या किसी भी तरह से। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद ये वाला जो विषय है महिलाओं को पेंशन देने वाला या 1500 रुपये देने वाला है, ये खिसकता चला गया। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। और अगर आपको याद होगा तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल लाहौल स्पीति में जाकर के इसकी घोषणा की थी और मुझे लगता है कि जून महीने में की थी या मई महीने में, अप्रैल महीने में की थी और जून से ये वहाँ की महिलाओं को ये राशि मिलनी थी। लेकिन आप देखिए कि जून भी निकल गया, एक पूरा साल भी निकल गया और फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव घोषित हुए तो इन्हें लगा कि ये मुद्दा जो है हम पर भारी ना पड़ जाए राजनीतिक तौर पर, तो मुख्यमंत्री स्वयं लाहौल स्पीति गए और वहाँ की महिलाओं को ये सम्मान राशि दी। लेकिन आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें हम तो 23 लाख से अधिक महिलाएं हैं और उनमें यदि 1500 रुपये आपको देने थे या नहीं देने थे तो आप विधानसभा चुनावों में स्पष्ट करते कि हम केवल ये गरीब महिलाओं को देंगे या जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं हैं उनको देंगे या कोई ना कोई मापदंड इसके लिए निर्धारित करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया और महिलाएं ये कभी स्वीकार नहीं करती हैं कि उनको छला जाए। तो उनके साथ जो विश्वासघात राजनीतिक तौर पर हुआ है और प्रत्येक महिलाओं की ये भी चर्चा सुनने में आई, इस तरह की बातें हुई कि 1500 रुपये मिलने से हमारा घर परिवार तो चलने वाला नहीं था, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर महिलाओं को ठगा गया इसके लिए हम सत्तारूढ़ दल को क्षमा नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल से विशेष की इस तरह की महिलाओं ने बात की हो, सामान्य तौर पर महिलाओं ने इस तरह का जिक्र ना किया हो या इस तरह की बात ना की हो। तो मुझे लगता है कि ये जो महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय था ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब आते हैं मंडी की राजनीति में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो मंडी की राजनीति में ये महिलाओं का मुद्दा प्रभावी रहा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सरकार ने बात कही थी कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए
दूध की खरीद करनी है, गोबर की खरीद करनी है, तो गोबर की खरीद तो मजाक बन के रह गई कि सरकार गोबर की खरीद करेगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे भी कांग्रेस के लिए चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव रहा है, उसमें मत प्रतिशत के साथ जोड़ करके इसे भी कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है या भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जिस तरह से अभिनेत्री कंगना रनौत जी को मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका अपना करियर जो है वो बॉलीवुड से है, तो उसमें उसके बाद कांग्रेस ने मौजूदा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी को मैदान में उतारा कांग्रेस की तरफ से। तो मुकाबले को अगर हम उस तरह से देखें तो कंगना रनौत का जो व्यक्तित्व है, तो उनकी जो भाषा शैली है, जो उनका बातचीत करने का तौर तरीका है, या ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि वो आक्रामक तौर पर व्यवहार करती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि चुनाव में वो मैदान में आई हैं, अब अपने व्यवहार को बदलते हुए शालीन तरीके से बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी से अलग होना था। इसका उदाहरण मैं ही देना चाहूँगा। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तो उस सरकार के दौरान एक टकराव हुआ था कंगना रनौत जी के मकान को लेकर के, उनका मकान तोड़ा गया। तो आप देखिए कि मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ टक्कर लेना या सत्ता के साथ भिड़ना, महाराष्ट्र में या एमसीडी की बात करें जहां पर शिवसेना का बहुत बड़ा बोलबाला रहा है, तो उन्होंने अपनी एक पहचान वहां दी है जो मुंबई में दी है। उसके अलावा जो उनकी दूसरी बड़ी पहचान है, मैं मानता हूं कि उनकी जो दूसरी बड़ी पहचान है, जिस तरह से उन्होंने अपने फिल्मी करियर में काम किया है, तो उनकी फिल्में जो मुझे अधिकांशतः याद आती हैं उसमें वो मुख्य भूमिका में रही है। आमतौर पर जो अभिनेत्रियां होती है वो हीरो की इर्द गिर्द घूमती और फिल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनकी फिल्में जो है ये महिला केंद्रित थी और इन्होंने उसको लीड किया है अपनी फिल्मों में। और उसी लीडरशिप को देखते हुए, फिल्मों की लीडरशिप को देखते हुए भाजपा ने उनको मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा। अब बात आती है कि कंगना रनौत ने बीच बीच में कुछ ऐसा कह दिया, हल्के शब्द कह दिए, या भाषाई तौर पर उन्होंने बहुत, जिसे हम राजनीतिक दृष्टि से कहते हैं कि सधे हुए शब्दों की बात करें, या ना इधर की बात करें ना उधर की, और सीधे सीधे चलते रहें। तो उन्होंने तो सीधी सी बात की है, चाहे वो अपने पक्ष में है चाहे दूसरे के पक्ष में है, और उन्होंने आलोचना भी की है तो वो भी साफ शब्दों में की है। कहीं भी उन्होंने ऐसा ही कोशिश नहीं की कि बीच में से रास्ता लेकर के आगे बढ़ते रहे। हाँ, दूसरी ओर बात आती है विक्रमादित्य जी की। तो विक्रमादित्य जी एक राजनीतिक परिवार से हैं। उनकी माताजी मौजूदा सांसद भी हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, और उनके पिताजी वीरभद्र जी ने प्रदेश की राजनीति में 50 साल से ज़्यादा, 5 दशकों से ज़्यादा राजनीति की है, प्रदेश का नेतृत्व किया है और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार का वो प्रभाव भी उनको मिला है, वो एक राजनीतिक सीख भी मिली है, जिसे वो इन चुनावों में उन्होंने उसका प्रदर्शन भी किया है और उसे जनता के बीच में लेकर के भी गए हैं। तो अधिक मतदान को मेरे विचार से सत्ता विरोधी भी कहा जा सकता है, केंद्र की तौर पर देखा जाए, और प्रदेश के तौर पर देखा जाए तो प्रदेश की जो नीतियां हैं उनके तौर पर भी देखा जा सकता है। यहाँ पर एक बात ये भी कहना शायद मुझे लगता है कि उचित रहेगा, जिस तरह से विक्रमादित्य जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद जो राजनीतिक चर्चा सुनने में आई कि विक्रमादित्य जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी उनका प्रचार करेंगे और संसदीय क्षेत्र में प्रचार करने के लिए उनके साथ आएंगे, तो केवल नामांकन पत्र जब दाखिल किया गया केवल मुख्यमंत्री तब उनके साथ आए। उसके अलावा विक्रमादित्य जी ने और उनकी माताजी जो सांसद हैं, उन दोनों ने मिलकर और उनकी बहन ने मिलकर के पूरे संसदीय क्षेत्र में भ्रमण किया, चुनाव प्रचार किया। तो यहाँ ये भी देखने वाली बात है, इससे ये भी जाहिर होता है कि कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं अंदर खाते गुटबाजी इन चुनावों में भी रही है, और जो चुनाव परिणाम हैं वो कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं या भाजपा के पक्ष में रहते हैं, वो तो जिस दिन परिणाम आएंगे उसी दिन पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें
फैक्टर है कि ये मत प्रतिशत किस तरफ रुख लेगा। ये सरकार की योजनाओं को अपनी मंजूरी स्वीकृति प्रदान करेगा या मोदी सरकार की योजनाओं को, उनके कार्यकाल को स्वीकार करेगा। यहाँ पर युवा पीढ़ी की भी बात करनी पड़ेगी। हम लोग जो मंडी संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मंडी संसदीय क्षेत्र में भी जिस तरह से और संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत है। लाखों की संख्या में युवा हैं 18 साल से लेकर के 30 साल तक की आयु वर्ग में। तो युवाओं ने जो मतदान किया है, मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं ने जो मतदान किया है वो एक राजनीतिक नेतृत्व को देखते हुए किया है, और वो राजनीतिक नेतृत्व हिमाचल का नहीं, वो केंद्र के साथ देखते हुए, क्योंकि लोकसभा हिमाचल प्रदेश में तो बैठनी नहीं है, संसद दिल्ली में है, और जहाँ पर पूरे देश के सांसद चुन करके आएंगे और वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहाँ युवाओं ने उस सारे चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए मुझे लगता है कि केवल मोदी को मतदान किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कंगना रनौत को व्यक्तिगत तौर पर मतदान ना किया हो, केवल मोदी के नाम से मत पड़े हों। प्रकाश जी, एक फैक्टर्स अलग अलग तरीके के हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पूरे देश में पड़ते हैं, इस बात में कोई दुराय नहीं है, लेकिन मंडी में एक जयराम ठाकुर का फैक्टर भी बहुत हावी है। और जयराम ठाकुर की शुरुआत से एक बात आ रही थी कि उनकी जो साख है वो भी दाव पर है। जीत हार जो है वो जयराम ठाकुर का सियासी कद तय करेगी। जो मंडी के रिजल्ट थे विधानसभा चुनाव के दौरान, वो ऐतिहासिक थे जयराम ठाकुर की वजह से। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी जयराम ठाकुर का फैक्टर कुछ हद तक प्रभावी रहेगा? देखिए, मंडी जिला की अगर हम बात करें तो मैं निश्चित तौर पर मानकर चलता हूं कि जयराम फैक्टर मंडी ज़िला में अवश्य चला होगा, और वहाँ के लोगों ने, मतदाताओं ने जयराम को देखते हुए मत किया होगा। क्योंकि इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और अगर 2017 के विधानसभा चुनावों को याद करें तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो जिस तरह से एक घोषित मुख्यमंत्री पद का दावेदार चुनाव हार गया, तो उसके बाद पूरे प्रदेश में ऐसी चर्चा चल निकली, भले ही चाहे उसके बाद जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब उसके बाद चुनाव आए हैं, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव आया। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में ये ज़रूर अवश्य रहता है, और मंडी के मतदाताओं में भी रहा होगा, कि जयराम को मतदान ना करके या उनके कद को देखते हुए जो भाजपा का प्रत्याशी है उसको अगर मतदान नहीं किया गया, तो सीधे तौर पर प्रभाव जो इसका है वो जयराम ठाकुर पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मतदाताओं ने इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए अवश्य मतदान किया होगा। और मंडी क्षेत्र में जयराम ठाकुर जी का प्रभाव निश्चित तौर पर मुझे नज़र आता है, और उनका जो 5 साल का कार्यकाल है उसे मौजूदा कार्यकाल से अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा इतना बुरा भी नहीं है, और लोगों ने उसको स्वीकार किया है, और कहीं ना कहीं उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनकी राजनीतिक कौशल को भी अब सराहा जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जयराम के कद को, जयराम के नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए भी मतदान किया होगा। मंडी के लोग शायद वो भी बात याद करते होंगे कि करमचंद जी जब चुके थे 1971-72 में, तो उसके बाद सीधा 2017 में नंबर आया मंडी के लोगों का। तो शायद मंडी के लोग वो नहीं चाहेंगे। और हम सुन रहे थे जयराम ठाकुर वहाँ जाकर कह रहे थे कि आपके नेतृत्व को चुनौती दी गई है, तो इस तरह की स्थिति पैदा ना होने दे पूरे प्रदेश में कि नेतृत्व को चुनौती मिले। तो लगता है कि वो मैसेज भी जनता के बीच गया होगा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व को चुनौती, क्योंकि विक्रमादित्य बोलते थे कि सिराज में ऐसा डेंट डालेंगे कि जयराम ठाकुर याद करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, और उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है जयराम जी ने कि मंडी के को जो नेतृत्व मिला है या नेतृत्व रहा है, तो उसे बार बार चुनौती ना मिले, और इस तरह की जो बात की गई है उससे उन्होंने मतदाताओं को एक संगठित करने की प्रयास किया है, और उस मत को मतदान में तब्दील होने का एक माध्यम भी बनाया है। और ये सही बात है कि जयराम ठाकुर मंडी के कदावर नेता हैं। एक ज़माने में दशकों पहले की बात है कि करम सिंह ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो हिमाचल में मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग, मंडी जिला के लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कदावर नेता का जो है कद लोकसभा चुनावों में नीचा हो, और एक राजनीतिक जो उन्हें जिम्मेदारी भविष्य में भी मिल सकती है, और मौजूदा जिस तरह से वो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी हाथ से चली जाए। विक्रमादित्य सिंह की पहचान भी एक युवा नेता के तौर पर है, यूथ आइकन उन्हें कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, और वीरभद्र सिंह का एक फैक्टर विक्रमादित्य सिंह के साथ है।
तो एक यूथ आइकन होना और पिता का नाम विक्रमादित्य को कितनी मदद की होगी इन दो फैक्टर्स ने चुनाव में? मुझे लगता है कि लोकसभा चुनावों में उनके पिता का जो फैक्टर है वो युवा पीढ़ी में तो उन्हें काम नहीं आया होगा। जो अधेड़ उम्र से ज़्यादा के मतदाता हैं, लोग हैं, वो ज़रूर वीरभद्र जी से के कार्यकाल के दौरान उनके कार्यशैली से प्रभावित रहे हैं या लाभान्वित रहे हैं या सोच से प्रभावित रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उस आयु वर्ग के मतदाताओं ने अवश्य मतदान किया होगा। और जहाँ तक रही युवा मतदाताओं की बात, तो युवा मतदाता तो बहुत सारे पैमाने देखता है और उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनको विक्रमादित्य युवा हैं तो वही नज़र आ रहे हों। उनके युवाओं का मतदान करने का तौर तरीका बहुत अलग तरीके का, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी देखते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को भी देखते हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से राजनीति बहुत अलग अलग तरीके से बदली है, तो युवा मतदाता बहुत सारी चीज़ों को देखता है। हाँ, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो युवा नेता हैं और दूसरी बार जीत करके आए हैं और उसके बाद प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। तो ये भी प्रभाव शायद मुझे लगता है रहा होगा। और विशेष तौर पर जो संगठन कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, NSUI का या युवा कांग्रेस का है, उसमें निश्चित तौर पर ये रहा होगा। लेकिन अगर पार्टी से, अगर राजनीतिक दृष्टि से बाहर निकल कर के बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि जो दूसरे दल हैं उन्होंने इन्हें उस तरह से एक प्राथमिकता दी होगी और एक उस तरह से इनको अधिमान दिया होगा। दोनों ही प्रत्याशियों की एक और दिलचस्प बात है कि दावा किया जा रहा था कि कंगना रनौत कह रही थी कि एनडीए की सरकार में वो मंत्री बनेंगी भविष्य में, और दूसरी तरफ इसी तरह का दावा विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर विक्रमादित्य सिंह एक मंत्री के तौर पर देखे जाएंगे। तो लगता है आपको कि ये भी एक प्रभावी मुद्दा रहा होगा कि आपका जो सांसद है वो विपक्ष में ना बैठकर मंत्री के तौर पर वहाँ पर जाकर बैठे, तो ये भी क्या जनता के बीच में इसका कोई असर रह सकता है? मुझे लगता है कि ये वाली बात जो अगर विक्रमादित्य जी ने कही है या उनके समर्थकों ने कही है कि विक्रमादित्य जीतेंगे और दिल्ली में जब UPA की सरकार बनेगी तो उसमें मंत्री बनेंगे, मुझे लगता है ये बहुत हास्यास्पद बात है। क्योंकि पहले दिन से जब चुनाव शुरू हुए थे, ये कहीं नहीं लग रहा था कि जो UPA की सरकार बनेगी, जो दिख भी रहा था। क्योंकि नेतृत्व की जो क्षमता है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस में है नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम NDA सरकार की तुलना करें कांग्रेस के साथ, तो उस तरह से दिखता नहीं है। और मतदाता चाहे किसी भी आयु वर्ग का है, वो कभी भी मतदान इस तरह से नहीं करता कि या उन्होंने मंडी में ये सोच करके दिया होगा कि विक्रमादित्य जा कर के दिल्ली में मंत्री बनेंगे। क्योंकि इसकी मुझे लगता है कि अगर युवा आपस में बैठकर चर्चा करते होंगे या की होगी, या महिलाओं ने चर्चा की होगी, तो निश्चित तौर पर ये एक आलोचनात्मक दृष्टि से की होगी कि ये ऐसा कैसे कहा जा रहा है कि ये जीतने के बाद वहाँ दिल्ली में जाकर के मंत्री ही बनेंगे। हाँ, कंगना रनौत की बात इसलिए की जा सकती है कि जिस तरह की उनकी दबंगई चरित्र है, और मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में जाकर के वहाँ पर एक जिसे कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष का आधिपत्य है मायानगरी पर, जिसको उन्होंने चुनौती दी और ऐसी चुनौती दी कि उनको हिला करके रख दिया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व यदि सरकार दिल्ली में बनती है तो हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। क्योंकि मोदी जी ऐसे नेताओं को जो इस तरह की योग्यता रखते हैं, इस तरह का साहस रखते हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल में अवश्य जगह देते हैं। और उनका राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, राष्ट्र की ऊर्जा को कैसे आगे लाया जा सकता है, इस तरह का उनका एक अपना प्रयास भी रहता है। कांग्रेस में नेतृत्व की कमी का जो असर है वो ग्राउंड जीरो पर हमें नज़र भी आ रहा है। हिमाचल में भी इसकी कमी नज़र आई। अब अंतिम सवाल मेरा है कि अगर अपर हैंड की बात की जाए, एक एज जिसे कहा जाता है चुनाव में, आपको एज किसकी ओर लग रहा है, कांग्रेस की ओर या फिर भाजपा की ओर? देखिए, मुझे तो मेरा अपना अनुमान है कि भाजपा इन लोकसभा चुनावों में आगे रहेगी। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पिछली लोकसभा चुनावों में 7.5 लाख की जो जीत का अंतर था, या 4 लाख का अंतर था, या 4 लाख के आसपास का था, तो मुझे लगा वो जीत का अंतर नहीं रहने वाला है। इस बार जीत का अंतर बहुत कम हो जाएगा, इतने अंतर से जीत नहीं होगी। इसके पीछे कारण ये है कि केंद्र सरकार में भाजपा की नेतृत्व में सरकार रहने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के जो सांसद थे 3, उन तीनों सांसदों का भी अगर देखा जाए तो जनता के साथ एक जो सामंजस्य बनना चाहिए था या कनेक्ट होना चाहिए था, या उस तरह का एक नहीं रहा। और लोग चाहते हैं कि उनका सांसद, उनका विधायक उनके बीच में रहे, उनकी बात सुने और उनकी सुझावों पर प्राथमिकता दे। तो वो अनुराग जी के मामले में भी मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा
कि वो वहाँ भी इस मामले में वो भी कमज़ोर रहे हैं। भले ही चाहे उनके विधानसभा क्षेत्रों में बहुत सारी विकास योजनाएं सिरे चढ़ी हैं, बहुत सारे काम हुए। यदि रेल की बात की जाए तो वंदे भारत वहाँ से चलनी शुरू हुई, 1 चली, फिर 2 चली, फिर पूरे देश भर के लिए कहीं कहीं स्थानों के लिए चल रही हैं। तो जो आपने इसकी बात की है, तो बढ़त की बात की है, तो मुझे मेरा अपना मत है कि भाजपा बढ़त के मामले में आगे रहेगी और हो सकता है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में बहुत ही कांटे की टक्कर हो, तो ऐसा लगता है। प्रकाश जी, आपने समय दिया और बिल्कुल स्पष्टता से हमारे दर्शकों को समझाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रकाश भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार से आपने सुना स्पष्ट शब्दों में कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक एज नज़र आ रहा है मंडी संसदीय क्षेत्र में। उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर, जयराम ठाकुर का फैक्टर और बतौर अभिनेत्री पहली बार चुनाव लड़ने का फैक्टर है। लेकिन साथ ही विक्रमादित्य सिंह के साथ यूथ आइकन और साथ ही साथ पिता वीरभद्र सिंह का नाम है। ऐसे में अब 4 जून का इंतज़ार करना होगा कि जो गेंद है, जो जीत है, वो किसके हिस्से आती है। और इसी का इंतज़ार न सिर्फ कंगना और विक्रमादित्य को बल्कि उनके समर्थकों और हिमाचल प्रदेश की जनता को भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।